बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का उन्वान साल अव्वल का सबक नंबर 13, क्या वाकया ही दुनिया गोल है। इसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं किया तो समाअत कर लीजिएगा, जिसमें हमने मुसन्नफ़ का तारुफ़ और सबक का मुख्तसर तारुफ़ देखा। ये बुनियादी तौर पर एक सफ़रनामा है जिसमें इंसान की कम इल्मी का ज़िक्र है, सफ़र की मुश्किलात और मसाइब बयान किए गए, सफ़र न करने वालों पे तंज़ किया गया और कुछ हमारे ज़ाहिरी दिखावे के रवैयों की बात की गई। अब दूसरे लेक्चर में हम बाकायदा सबक शुरू करते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 64, किताब सामने रखिए ताकि आपको समझना आसान रहे। किताब का सफ़ा नंबर 64 और सफ़रनामे का पहला सफ़ा, क्या वाकया ही दुनिया गोल है। अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या वाकया ही दुनिया गोल है। इसका मतलब ये है कि मुसन्नफ़ ये बताता है कि हम नहीं जानते, इंसान कम इल्म है, वो ये दरअसल नहीं जानता कि दुनिया गोल है या दुनिया गोल नहीं है। एक सफ़रनामे का मुख्तसर इक़्तिबास। अज़ीज़ तलबा, शुरू होता है, हम इस धरती का गज़ बने और बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए, लेकिन हमें तो हर चीज़ छिपटे ही नज़र आई। धरती का गज़ बनना, गज़ आप जिससे अब मीटर कहते हैं, कपड़ा नापा जाता है यूँ इस तरह 1 मीटर, वो फिर 2 मीटर और यूँ 3 मीटर, यूँ 4 मीटर, तो उसको गज़ कहते हैं। यानी हम मुसलसल हरकत करते रहे, हम एक जगह पर ना रुके। इसका मतलब ये होगा बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए। बहरे ज़ुल्मात ये तरकीब हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की थी। इसका असल नाम है बहरे ओकियानूस। एक बड़ा समंदर है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान है, जिसको अटलांटिक सी कहते हैं। यूरोप और अमेरिका को अलग अलग करता है, लेकिन हज़रत इकबाल ने बहरे ओकियानूस को बहरे ज़ुल्मात लिखा। मशहूर शेर, दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप मुख्तसर पस मंज़र भी समझ लीजिए, यहाँ वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये हज़रत उक़बा बिन नाफ़े जिन्होंने मराकश को फतह किया, मराकश की तरफ रवाना थे कि दरमियान में समंदर आ गया, आपने समंदर में घोड़ा डाल दिया और वो समंदर के ऊपर घोड़ा चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। ये थी ईमान और यकीन की ताकत। तो यह तलमी के तौर पे आया बहरे ज़ुल्मात। यानी मुसन्नफ़ बयान करते हैं कि हमने भी सफ़र की मुश्किलात को ना देखा, मुसलसल सफ़र करते रहे कि कामयाब वही लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं। सफ़र वसीलाए ज़फ़र। लेकिन लिखते हैं हमें तो हर चीज़ चिपटी चिपटी सीधी स्टेट, यानी मजाक से। अभी बताया आपको मज़ाहिया सफ़रनामा है। वो कहते हैं उन्होंने सफ़र किया तो यूँ बिल्कुल दुनिया, कोई सड़क सीधी है, सब सड़कें, कहीं थोड़ा सा कम कर्व नज़र नहीं आया। तो इससे साबित होता है कि दुनिया सीधी है, दुनिया गोल नहीं है। हमने तो हर चीज़ को चिपटा ही देखा। यानी जवाज़ बताते हैं दुनिया के गोल ना होने का, कि तमाम दुनिया यूँ सीधी और फ्लैट है, लेकिन फिर खुद ही कहते हैं नहीं दुनिया गोल है। अब जानते हैं दायरे की सिफ्त क्या होती है। अगर हम यूँ दायरा बनाएं तो दायरे की करैक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ शामिल है कि आप एक मकाम से सफ़र शुरू करते हैं और घूम कर वापस उसी मकाम पर आ जाते हैं। ये सिफ्त किसकी होती है? दायरे की। अब देखिए, अब घर से निकलते हैं, दुनिया जहान घूमते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर वो कह रहे हैं दुनिया गोल है। कभी कहते हैं दुनिया गोल है, कभी कहते हैं दुनिया गोल नहीं है। यानी दरअसल इसके ज़रिए वो इंसान की लाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों का नाम लेते हैं कि हम दुनिया से ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं। रोलिंग स्टोन, यानी लुढ़कते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रुकते। और फिर वो बताते हैं कि जब हम चले तो कहाँ कहाँ का सफ़र कर चुके हैं। चंद शहरों के नाम लेते हैं। पेकिंग का जिक्र करते हैं। पेकिंग चीन का शहर, जिसको मौजूदा दौर में बीजिंग कहा जाता है। पहले इसका नाम पेकिंग था, चीन का शहर। फिर पेरिस का जिक्र करते हैं जो फ्रांस का दारुल हुकूमत है। फिर कोपेनहेगन
जाते हैं जो डेनमार्क का दारुल हुकूमत है, फिर कोलंबो की बात करते हैं जो श्रीलंका का दारुल हुकूमत है, और फिर जकार्ता की बात करते हैं, इसको जकार्ता भी कहते हैं, ये इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। तो इन मुख्तलिफ शहरों के नाम लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि दुनिया के गोल होने पर इसरार करने वालों का कहना है कि यकीन ना हो तो मशरक की तरफ से जाओ, चक्कर काटकर मगरब की तरफ आकर फिर अपने थान पर खड़े हो जाओगे। थान घर यानी रिहाइश, तो आप जहाँ मर्जी जाएं, मशरक से मगरब का चक्कर लगाएं, आना आपको अपने घर ही होता है। तो इससे पता लगता है कि दुनिया गोल है, मगर फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं दुनिया गोल नहीं है, यानी अपनी ही बात की बार बार तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया गोल होती तो हम गोलाई में चलते हुए जब ऊपर पहुंचते तो नीचे ना गिर जाते, हम कोई छिपकली हैं जो छत के साथ चल सकते हैं, इसका मतलब दुनिया गोल नहीं है। तो इस तुलबसल बात को समझिए, दरअसल ये बताना चाहते हैं कि इंसान लाइल्म है, वो दरअसल नहीं जानता कि दुनिया गोल है या दुनिया गोल नहीं है। अहम निकात लिखे मैंने इसी वाले से, दुनिया के गोल होने पर इसरार करते हैं और कहते क्या है, मशरक से मगरब के सफ़र के बाद तुम अपने थान पर यानी अपने घर वापस आ जाओगे। फिर दुनिया के गोल ना होने का सबूत देते हैं, और वो क्या देते हैं कि हम जब अगर दुनिया गोल होती तो गोलाई में जब ऊपर पहुंचते तो नीचे गिर जाते, अगर हम नीचे नहीं गिरते तो इसका मतलब दुनिया गोल नहीं है। तो बुनियादी बात समझे, नुक्ता समझे, वो दरअसल बताना चाह रहे हैं कि हमारा इल्म महदूद है। इसके बाद एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा बयान किया। एक लड़के का माँ ने भेजा कि आधा सेर तेल ले आओ, वो कटोरा लेकर गया, कटोरा छोटा था, तो दुकानदार ने पूछा बाकी तेल कहाँ डालूं, उसने कटोरे को ऊंधा कर दिया, उल्टा कर दिया और कहा नीचे पेंदे में डाल दो, और लेके घर आ गया। माँ ने पूछा ये तो बहुत थोड़ा तेल है, बाकी कहाँ है, उस अक्लमंद ने उसको भी उल्टा कर दिया, वो कहा अम्मा बाकी इधर है, यानी सारा तेल ज़ाया कर दिया। बात समझिए, वो दरअसल कहना ये चाहते हैं कि बेवकूफ़ को अक्लमंद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ अक्लमंद बनने की कोशिश करेगा तो पहले से बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं बेवकूफ़ के लिए बेहतर है कि वो खामोश रहे, लेकिन अगर इतनी सी बात समझ जाए तो बेवकूफ़ी क्यों कहलाए। यानी सफ़र, अब आप बात को बैनुल सतूर समझिए, बेवकूफ़ लोग सफ़र ना करें, ये उनका काम नहीं है। तो क्या कहते हैं जी, लड़के के आज से तेल लाने का किस्सा बयान करते हैं। दरअसल कहना क्या चाहते हैं कि बेवकूफ़ की अक्लमंद बनने की नाकाम कोशिश। इसके बाद वो बयान करते हैं तीसरे पैराग्राफ में, पहले सफ़े के तीसरे पैराग्राफ में, कि जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत गैर मुतवक्को सूरत हाल होती है। कोई बहुत खुशगवार वाक़या भी हो सकता है और कोई इंतहाई नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है। बंदे को दोनों तौर पर तैयार रहना चाहिए। जिक्र करते हैं सिंदबाद का कि क्या अजब कि सिंदबाद की तरह किसी नादीदा जजीरे की तरफ जा निकले। सिंदबाद, मैंने पहले लेक्चर में आपको तारुफ कराया, इनका पूरा नाम सिंदबाद जहाज़ी था। ये दास्ताने अलिफ लैला का एक किरदार है जो मशहूर है अपने बहरी कारनामों से, यानी इन्होंने बहुत से बहरी सफ़र किए और शोहरत हासिल की। दास्ताने अलिफ लैला का एक किरदार सिंदबाद जहाज़ी। आपकी दिलचस्पी के लिए थोड़ा अलिफ लैला का तारुफ भी करा दूं। अलिफ कहते हैं 1000 को, लैला रात को, 1000 रातों की दास्तान। इसका पस मंज़र ये है कि एक अल्लाह के नेक बंदे पीर और मुर्शिद थे, बीमार हो गए, तो उनके एक मुरीद खास ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आपकी उकताहट कम हो जाए और वक्त अच्छा गुजर जाए। पीर साहब ने इजाज़त दी, चले आप कहानी सुनाओ। तो उन्होंने एक फ़र्ज़ी कहानी तख्लीक की, अलिफ लैला एक फ़र्ज़ी कहानी तख्लीक की। कहानी यूँ बनाई कि किसी ज़माने में एक बादशाह था, किसी वजह से वो औरत ज़ात से नफ़रत करता था। वो क्या करता, रोज़ शाम को हुक्म देता कि इलाके शहर की तमाम ख़वातीन एक मैदान में जमा हो जाएं, सबको जमा करता, किसी एक औरत से
निकाह करता, शादी करता और शादी की पहली रात ही उसका कत्ल कर देता। यानी जिससे वो शादी का ऐलान करता, गोया वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होती। जालिम बादशाह था, रोज एक औरत को कत्ल करता, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि उसको रोकते। एक मर्तबा उसके एक वजीर की बेटी शहजादी, जो खूबसूरत भी थी, ज़हीन भी थी। जब खूबसूरती और जहानत आपस में मिलते हैं तो तारीख में बड़े अजीब व गरीब नताइज सामने आते हैं। तो एक ऐसी लड़की, बादशाह ने उसको पसंद किया, उससे शादी की, निकाह किया। रात का आखिरी पहर जब उसने उसको कत्ल करना था, वजीर की बेटी को, वजीर की बेटी ने जहानत से काम लेते हुए कहा, बादशाह सलामत, हम सब आपके गर्विदा अकीदतमंद, आप कुछ थके लग रहे हैं, आप कहीं तो आपको एक कहानी सुना दूं मुखसर से, ताकि आप फ्रेश हो जाए। बादशाह ने कहा, चलो इसे कत्ल तो हो जाना है, कहानी सुन ली जाए। उसने कहानी सुनाना शुरू की और जब सुबह का पैर हुआ, वो कहानी को एक ऐसी जगह पे ले आई जिसको तजस्सुस की इंतहा कहते हैं, आप क्लाइमेक्स कहते हैं। आपने देखा होगा ना इंडियन ड्रामों में या पाकिस्तानी ड्रामों में, जब सस्पेंस का आखिर होता है, एपिसोड खत्म हो जाती है ताकि आप अगली किस्त एपिसोड का इंतजार करें। उस लड़की ने भी ऐसा ही किया। अब बादशाह ने सोचा कि अगर इसको आज रात कत्ल कर दूंगा, सारी उम्र जहन में खदशा, एक बात रहेगी, तजस्सुस रहेगा कहानी क्या थी, चलो आज रात माफ कर देता हूं, कल रात कहानी मुकम्मल होने पर कत्ल कर दूंगा। उस खातून ने अगली रात भी यही किया और एक और मोड़ पे कहानी छोड़ दी। इस तरह कहानी को तूल देते देते 1000 रातों पर ले गई। 1000 रातों के बाद बादशाह का जहन बदल गया। वो जो औरत से नफरत करता था वो खत्म हो गई। उसने अल्लाह से भी तौबा की, उस खातून से भी माफ़ी मांगी और फिर उस खातून ने सही महीनों में मलका बनकर हुकूमत की। ये एक पस मंज़र था दास्तान अलिफ लैला का, जिसका एक किरदार हमने देखा सिंदबाद। उसके बाद बयान करते हैं कि आज जब सिंदबाद की तरह नादीदा जजीरे में जा निकले, जहां पैरे तस्मा पास से मिडभेड़ का उतना ही खतरा है जितना शहजादी महर अफरोज के हम पर जान से फिदा होने का। पैर तस्मा पा, ये भी अलिफ लैला का एक किरदार है, यानी वो पाँव का तस्मा, इसका लफ्जी मतलब है एक किरदार है जिसने तस्मों से जकड़ लेता था किसी भी इंसान को और उसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। उसने हातम ताई को भी यूं ही जकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से हातम ताई ने जान छुड़ाई। तो यह क्या मतलब होगा पैर तस्मा पाका, यानी ऐसी मुसीबत जिससे आप जान छुड़ाना चाहें मगर ना छुड़ा सके। अब इसमें किरदार क्या बयान हुआ कि शहजादी महर अफरोज किसी एक किरदार कहानी का, शहजादी महर अफरोज जो मोहब्बत करने लगी थी एक शहजादे से, हातम ताई का जिक्र भी आता है। तो कहते हैं ये भी तो मुमकिन है कि कोई मुसीबत गले पड़ जाए और ये भी मुमकिन है कि कोई हसीना हमसे मोहब्बत करने लगे सफ़र में। यानी वो कहना चाहते हैं सफ़र में आपको दोनों तरह के वाक़यात से के लिए तैयार रहना चाहिए, खुशगवार भी और ना खुशगवार भी। लेकिन कहते हैं पहला अमकान कुछ ज़्यादा है। पहला अमकान क्या था? किसी अचानक मुसीबत का गले पड़ना। लेकिन आगे बयान करते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए, जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा हम वापस नहीं आएंगे। मतलब समझिए, सबूत नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सारी जिंदगी सफर में ही गुजरेगी। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं। आगे बयान हुआ हातिम ताई, ये एक और किरदार है हातिम ताई। ये कहते हैं कि ये नबी पाक से पहले थे, बहुत सखी थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इनका बेटा और बेटी गिरफ्तार होकर आए, जिन्हें हज़रत अली ने मुसलमान किया और बाद में मुसलमान हुए। सखावत का एक बड़ा नाम हातिम ताई। अब आगे क्या बयान करते हैं कि हातिम ताई अपने एक तस्वराती बात करते हैं कि हातिम ताई अपने सफ़र को जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नौजवान मुनीर शामी, जो खूबसूरत हसीन नौजवान था, ज़ारो कतार रो रहा है। हातिम ताई ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा
کہ میں ایک شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں. اس میں شہزادی کا نام نہیں آیا، اصل داستان میں اس کا نام ہے حسن بانو. یعنی حسن بانو ایک شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ اس نے 7 سوال رکھے ہیں کہ جو میرے 7 سوالوں کا جواب دے گا میں اس سے شادی کروں گی. اور وہ بیان کرتے ہیں منیر شامی، میں نے بہت کوشش کی لیکن ان 7 سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا. تو اس کا مطلب ہے میں اس شہزادی کو پا نہیں سکتا، اس کی جدائی میں رو رہا ہوں. حاتم طائی تسلی کراتے ہیں کہ تم نہ رو، میں تمہاری طرف سے ان 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لاؤں گا. آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں وہ 7 سوال کیا تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ وہ کیا ہے جس کو ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی آرزو ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا داستان ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تیسرا سوال یہ تھا کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو خود ہی پائے گا. اس بیان کی حقیقت کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کہ ہمیشہ راحت آگے، یعنی اس کو سکون ملے گا، اس فکرے کی کیا حقیقت ہے؟ پانچواں اور چھٹا سوال جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، کوہ ندا کی خبر لا. یعنی کوہ ندا کیا ہے؟ چھٹا سوال یہ تھا کہ ایک موتی جو بڑا ہے مرغابی کے انڈے کے برابر ہے، ڈھونڈ کے لا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ساتواں سوال یہ تھا حمام باد گرد کی حقیقت لا. یہ 7 سوال تھے. آپ کی کتاب میں 2 سوال ہیں، پانچواں اور چھٹا. اس کی حقیقت بھی بتا دوں، کوہ ندا کی حقیقت کہ یہ ایک بلند قلعہ تھا جس کی بلند دروازے تھی، دیواریں تھیں. اس میں جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ چیز سونے کی ہو جاتی تھی. حاتم طائی نے وہاں پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی پیا تو اس کے 2 دانت سونے کے ہو گئے. ایک فرضیدہ کردار تھا اس میں. یہ کوہ ندا کی حقیقت تھی. دوسری بات یہ تھی کہ موتی کے برابر انڈے کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہاں ایک علاقہ تھا، وہاں ایک جانور انڈے دیا کرتے تھے، بہت عرصے بعد وہ انڈے دیا کرتے تھے. تو ان میں سے 2 انڈے وہاں کا ایک بادشاہ تھا جمجان کہرمانی، اس کے ہاتھ لگے، اور ان میں سے ایک انڈا اس شہزادی کے پاس آیا. تو یہ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے بتائے یہ کردار تھے کن داستانوں کے؟ داستان گلشن نوبہار اور داستان آرائش محفل جو حیدر بخش حیدری نے لکھی، اس کے کردار ہیں جو یہاں استعمال ہوئے. اب آپ بات سمجھیے کہ مصنف نے ان کرداروں کو کیوں استعمال کیا. دراصل مصنف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سفر میں کچھ بھی غیر متوقع صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جس طرح حاتم طائی جا تو اپنے کام رہے تھے لیکن پھر منیر شامی کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے نکل پڑے، یعنی ایک سفر کے اندر سے دوسرا سفر نکل آیا. تو یوں ہی بیان کرتے ہیں ابن انشا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سفر در سفر زندگی گزر رہی ہے. بیان کرتے ہیں کل صبح کراچی میں تھا، اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، دوپہر ڈھاکے میں. ڈھاکہ عزیز طلبہ آج بنگلہ دیش میں ہے، پہلے اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے. یعنی ڈھاکہ مشرقی پاکستان کا شہر اور کراچی موجودہ پاکستان اس وقت کا مغربی پاکستان کا شہر. رات بینکاک میں گزاری. بینکاک تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہے. اور دم تحریر سنگاپور. دم تحریر کہ جب میں یہ تحریر کر رہا ہوں، دراصل وہ اخبار کے لیے کالم بھیجتے تھے روز، تو یہ وہ اخباری کالم ہے مقصد صاحب کہ جب میں تحریر کر رہا ہوں تو سنگاپور میں ہوں. سنگاپور ایک ملک کا نام بھی ہے اور اس کے دارالحکومت کا نام بھی سنگاپور ہے. کہتے ہیں ان سطور کے زیور تباہ ہونے تک جانے کہاں، یعنی جب آپ پڑھیں گے تو میں کہاں پہنچ جاؤں، کون سی وادی میں ہو کون سی منزل میں ہو. عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان، یعنی جو سفر کے شوقین ہوتے ہیں سخت جان ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں. اہم نکات دیکھ لیجئے. ابھی آپ کو بتایا میں نے منیر شامی کی محبوبہ جن کا سلام حسن شامی تھا کہ سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے حاتم طائی کا غیر متوقع اور خطرات سے بھرپور سفر شروع ہوتا ہے. مصنف صبح کراچی اس وقت کے مغربی پاکستان اور پھر ڈھاکہ اس وقت کا مشرقی پاکستان
موجودہ بنگلہ دیش، بینکاک کا سفر کرتے ہیں تھائی لینڈ میں، اور دمے تحریر سنگاپور جو ایک ملک کا نام بھی ہے، شہر کا نام بھی ہے۔ اور پھر ایک شعر آیا، کون سی وادی میں ہو کون سی منزل میں ہو، یعنی مسلسل سفر میں رہا، کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہرا۔ عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان، وہ سخت جان ہوتے ہیں، سفر کی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ عزیز طلباء، یہاں تک دوسرا لیکچر مکمل ہوا، باقی سبق ہم تیسرے اور آخری لیکچر میں مکمل کریں گے۔ پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔